A very good evening, students. Next question on placing the dielectric slab between the plates of an isolated charge condenser, its capacitance, potential difference, energy stored and electric field. इन सबको आपको इंक्रीज या डिक्रीज ऐसे टर्म्स में बताना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा ये एक्चुअली दिया हुआ था, उन लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया हुआ था, तो मैंने उसका अब इतना बड़ा नहीं लिखने की हुआ मुझसे क्वेश्चन, तो मैंने मतलब लिख दिया है कि ऐसा लिख दिया। मतलब इसमें मेन ये बताना है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, ठीक है। तो हम 1 by 1 सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर कोई कैपेसिटर है हमारे पास और ये प्लस 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 माइनस 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 माइनस, तो सबसे पहले हम वर्ड समझते हैं आइसोलेटेड का। आइसोलेटेड का मतलब होता है आइसोलेटेड चार्ज्ड कैपेसिटर। पहले तो हम इसका मीनिंग समझते हैं। ये क्या चीज होती है? आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर का मतलब होता है कि आपके पास जो चार्ज है, अब वो तो आइसोलेट हो चुका है ना, मतलब अब ये बेचारा कहीं दुनिया से कोई इसका मतलब कुछ रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास क्या रह चुका है? जो है चार्ज्ड है, मतलब चार्ज करके उसको पटक दिया गया है, तो इसके पास क्या कांस्टेंट है? चार्ज इज कांस्टेंट। याद रहेगा आपको? ठीक है, इसका मतलब सिर्फ यही होता है। अब मुझे बताइए, आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर है ये। अब सबसे पहले उन्होंने कैपेसिटेंस की बात की, तो अगर अभी इसके बीच में क्या कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब है? नहीं है। लेट्स सपोज कि इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? d है, दैट इज कांस्टेंट। तो अगर डिस्टेंस d है तो हम जानते हैं एप्सिलॉन 0 a बाई डी इज द कैपेसिटेंस। हम इसकी टर्म्स में बात करेंगे। लेकिन जैसे ही आपने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया, ये इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है? d, ये प्लस 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 प्लस, ये माइनस 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 माइनस। मैंने इस पे बहुत अच्छा एक वीडियो भी बनाया है जिसमें सब चीजें डिस्कस की हुई है। ओके, तो अब मुझे बताइए कि मतलब आप देखेंगे ना मेरी प्लेलिस्ट में जाके, तो आपको वीडियो जरूर मिलेगा। उसमें ये मैंने काफी डिटेल के अंदर सारी चीजें, कि जब बैटरी अटैच होती है तब कैसा बिहेव करता है, तब एनर्जी क्या होती है, जब बैटरी नहीं होती है तब एनर्जी कितनी होती है, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है उसके अंदर, ठीक है। तो अब अगर मैंने यहाँ पे एक थिकनेस टी का मैंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया। ये डाइलेक्ट्रिक, इसका कांस्टेंट कितना है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय हमारी जो कंडीशन होती है वो कितनी होती है? कैपेसिटेंस कितना हो जाता है? एप्सिलॉन 0 a डिवाइडेड बाई d माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के हो जाता है, ठीक है। गॉट द पॉइंट। और ये डेरिवेशन भी पूछा हुआ है, ठीक है। आप ड्राइव करके इसका डेरिवेशन भी याद करना। अब मुझे बताइए, इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें खाली d है, खाली d है। लेकिन जब आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो पहले तो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू 1 बाई समथिंग छोटी होएगी, ठीक है। उसमें से 1 में से माइनस करेंगे, फिर उसमें t का मल्टीप्लाई करके, मतलब ओवरऑल वैल्यू आप माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो भी ये अकेला d है, अगर ये 5 है तो यहाँ पे 5 माइनस समथिंग आ जाएगा। नेगेटिव तो आएगा नहीं, ठीक है। तो 5 माइनस समथिंग, तो इसकी वैल्यू एज कंपेयर टू दिस कम हो जाएगी। जैसे ये c है तो इसको मैं c डैश नाम दे देती हूँ, है ना। तो c डैश की वैल्यू, मतलब ये जो है इसका डिनोमिनेटर, इसका जो डिनोमिनेटर है एज कंपेयर टू दिस। अब गौर से देखिए, अगर ये 5 है, मान लीजिए खाली 5 है, मैं दूसरों से लिखती हूँ पेंसिल से, मान लीजिए ये 5 है, सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए 5 है, तो ये 5 माइनस इसकी वैल्यू जो भी आए, मान लीजिए 2 आ गई, तो 5 माइनस समथिंग दैट इज इक्वल टू 3। तो इसके कंपैरिजन में तो ये वैल्यू कम हो गई ना। कहने का मतलब है ये डिनोमिनेटर लेस है, एरिया तो इस यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी एप्सिलॉन 0, यहाँ पे भी एप्सिलॉन 0, यहाँ पे भी, तो इसके कंपैरिजन में यानी ये जो होगा, इसकी वैल्यू अगर कम हुई तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? डिनोमिनेटर कम हुआ तो न्यूमरेटर इंक्रीज होगा। तो कहने का मतलब है सी डैश विल बी ग्रेटर देन सी। तो यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने के बाद, किसमें? आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर में अगर आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया है तो कैपेसिटेंस, जो नया कैपेसिटेंस होगा वो कैसा होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आपके पहले पार्ट का आंसर मिल गया कि कैपेसिटेंस कितना होगा, तो ए पार्ट का आंसर आएगा कैपेसिटेंस कैसा होगा? इंक्रीज होगा। गॉट द पॉइंट। अब बी की बात कर लेते हैं। बी में वो लोग पूछ रहे हैं हमसे व्हाट अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो बहुत सिंपल है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? Q इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा वी। अब क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, मैंने पहले बोला आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर दिया है, तो ये कैसा है? दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। अगर इसको कांस्टेंट होना है, और ये जो सी डैश है, सी डैश इज द न्यू वैल्यू, जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया तो सी डैश अगर इंक्रीज हो रहा है, सी डैश इंक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा वी को डिक्रीज होना ही पड़ेगा। अरे भाई देखिए,
अगर Q इज इक्वल्स टू, पहले इसकी बात कर लेते हैं, C इंटू डेल्टा V डैश, सपोज कीजिए इसकी बात कर लेते हैं, ये वाले की। तो शुरू में क्या था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब इंट्रोड्यूस नहीं की थी तब कैपेसिटेंस C था, तो ये मान लीजिए ये 2 है और ये 3 है। उस समय ये चार्ज को तो कांस्टेंट होना पड़ेगा, चार्ज हैज टू बी कांस्टेंट। तो 2 3 जा 6, आंसर 6 ही आएगा क्योंकि चार्ज 6 है। अब यहाँ पे अगर चार्ज को 6 होना है तो ये बड़ा C डैश की वैल्यू बढ़ गई, तो अगर ये 3 तो ये 2 हो जाएगा, आंसर तो 6 ही आना है। तो जब ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक की बात करें, जब विदाउट डाइलेक्ट्रिक है चार्ज को कांस्टेंट, तो डेल्टा V बढ़ेगा, ये कम है तो ये बढ़ेगा। ये अब क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद ये क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने। ये जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया तो मुझे बताइए C डैश हो गई नई वैल्यू। अब C डैश तो बड़ी, तो डेल्टा V को ऑटोमेटिक कम होना पड़ेगा, तो 3 2 6 पर 6 तो आएगा ही आएगा, आंसर करेक्ट है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिक्रीज। कैसा हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया। अब C की बात कर लेते हैं हम लोग। C की बात करें तो एनर्जी स्टोर्ड की बात की हुई है, एनर्जी स्टोर्ड यानी कितनी एनर्जी स्टोर्ड करेगा। तो सिंपल सी बात है, क्या चीज हमारे पास कांस्टेंट है, हमारे पास Q कांस्टेंट है, तो क्यों ना मैं इसी की टर्म्स में आंसर बता दूं। तो एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाई C, है ना, Q स्क्वायर बाई 2C बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है। अब ये C डैश कर देती हूँ क्योंकि C डैश है। अब मुझे बताइए ये तो कांस्टेंट है, ऊपर वाला कांस्टेंट, लेकिन C क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो एनर्जी को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा, हेंस एनर्जी इज डिक्रीज, क्योंकि C डैश इंक्रीज हुआ ना, हमने पहले ही बोल दिया, ठीक है। अब D की बात कर लेते हैं, व्हाट इज D, D इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सब बच्चों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाय डेल्टा R, डेल्टा V बाय डेल्टा R। ऑफकोर्स नेगेटिव, इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड D ले लेती हूँ। अब यहाँ पे डिस्टेंस देखिए, ये जो D है, R की जगह में D रख दूं तो डेल्टा V ओवर डेल्टा D हो जाएगा, ठीक है। मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो ये तो कांस्टेंट है, D इज कांस्टेंट, D इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर ये डेल्टा D क्या है, डेल्टा D इज इक्वल्स टू D कर दूं, मतलब D तो कांस्टेंट है ना, इन दोनों के बीच की प्लेट की दूरी तो कांस्टेंट ही है, D ही है, तो इसका मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा V, सिंपल सी बात है। तो अगर मुझे बताइए मेरा कहा गया पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी, डिक्रीज होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा डी पार्ट का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो होप स्टूडेंट्स आपको एक क्वेश्चन और वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।